Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do the question answers of 10-year book यूनिट 1 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमने से पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी देख लिए यूनिट 1 के, प्लस उस पर 10 ईयर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड थे। अब हम वो सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो अभी तक नहीं हुए हैं और 10 ईयर बुक के ओवरऑल सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर देंगे यूनिट 1 के, राइट। बेसिकली 6 to 7 क्वेश्चन आंसर्स ही रहते हैं हमारे, बाकी तो हम ऑलरेडी सारे कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को अक्रॉस द कंट्री रन करते हैं, राइट। और डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को विद इन द कंट्री रन करते हैं। तो इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्टली, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू कंट्रोलेबल सेमी कंट्रोलेबल फैक्टर्स सच एज द डोमेस्टिक बिजनेस strategy is designed under a single economic system, whereas the international entrepreneurship has to suffer the burden of more than one economic condition। जो हमारे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको सिर्फ वन इकोनॉमिक कंडीशन में ही वर्क करना पड़ता है, अंडर द वन रूल ओनली, अंडर द वन लॉ। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको अक्रॉस द कंट्री, हर एक कंट्री के अंडर रहकर, अंडर द लॉ और अंडर द लीगल फॉर्मेलिटीज़, उनको अपनी सारी एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस को रन करना पड़ता है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स, right? Second one is creating a business strategy for multiple countries means dealing with different levels of economic development and different distribution system। देखिए, जो आपका डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होती है, बिकॉज ही नो कि जो उसकी डोमेस्टिक मार्केट में कस्टमर है उनका जो एक रिस्पॉन्स होगा वो किस तरीके से होगा, तो वो उस हिसाब से ही अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, उनको 2 to 3 मोर देन जितने भी कंट्रीज़ के साथ वो डील कर रहे हैं उस हिसाब से हर एक कंट्री के कस्टमर के लिए अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, विच इज़ अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, राइट। अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं तो आप जब कोई भी पेमेंट्स हो, रिसिप्ट्स हो, जब आप किसी क्रेडिटर या डेटर्स के साथ डील करते हैं तो आपकी वन फॉर्म ऑफ पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में है तो रुपी ही चलता है, लेकिन अगर आप अक्रॉस द कंट्री, आपकी फ्रेंचाइजेस अलग अलग कंट्रीज़ में है तो कहीं से किसी जगह डॉलर्स चलता है, किसी जगह यूरो चलता है, तो इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हाई होते हैं। तो वहाँ पे भी जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है उनको कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ जाता है। Fourth one is there are many difficulties in doing business in developing and transitions economy due to a gap in the knowledge of the Western system regarding business plan, marketing and profit, and there is not in the case with the domestic business। Domestic business तो सिर्फ एक टाइप ऑफ इकोनॉमी में ही डील करता है, वो इकोनॉमी सोशलिस्ट हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है, लेकिन जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको हर एक इकोनॉमी में डील करना पड़ता है। और वो इकोनॉमी क्या नाम है, या तो ट्रेडिशनल हो सकती है या कमांड इकोनॉमी हो सकती है, और हर एक इकोनॉमी के खुद के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप को, और उसकी जो वो चल रही है तो उसके जो प्रोसीजर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, राइट। क्योंकि अब हर एक देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अंडर रहकर काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। वाइड वेराइटी, रेट्स ऑफ रिटर्न, नॉन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी, डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, करेंसी कन्वर्ट करने में रेट ऑफ रिटर्न कहीं हाई होते हैं, कहीं लो होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, कुछ लोग इंडेक्स फॉलो करते हैं, राइट, कुछ सिर्फ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं लोगों की, मल्टीपल पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, डिफरेंट लॉज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। जबकि जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए सिंगल लॉ ही होता है, क्योंकि वो विद इन द कंट्री काम कर रहे होते हैं, राइट। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द culture of entrepreneurship and strategy is significant। Understanding the local culture is necessary when developing worldwide plans। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी इकोनॉमी में जब वर्क करते हैं तो सबसे पहले एक बार आप एक सर्वे कर लीजिए जिससे आपको कस्टमर की नीड का पता चल जाए, राइट। आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो वहाँ के शायद लोग यूज़ करना पसंद ही नहीं करते, लाइक सो मच टेक्नोलॉजी। अगर कुछ लोग जो हैं पेपर वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट, और अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं चाहिए तो आप वहाँ जाकर जो है उस चीज़ का प्रोसेस करके ऐसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रेंडर नहीं कर सकते जो कस्टमर की नीड ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप एक सर्वे करें, देन ही आप एक्शंस लें फॉर द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। और डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर को तो अपनी जो लोकेलिटी उन सबका पता ही होता है, तो वो इस हिसाब से ही उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, राइट।
क्वेश्चन नंबर 15 इज डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं. फर्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर. व्हेन एन एंटरप्रेन्योर हैज़ नेगेटिव माइंडसेट दैट फॉरेन मार्केट इज अननोन टू हिम और हर एंड ही माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेटअप द बिजनेस इन अ न्यू कंट्री. देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सेल्फ डाउट ये भी आ जाता है कि फॉरेन मार्केट्स को नहीं जानती, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अगर कोई ऐसे कनेक्शन बिल्डअप नहीं है तो उसका उस इन्वायरमेंट में डील करना या सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं एंटरप्राइज का सेटअप करना भी मोर देन इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट. Second, lack of information. An entrepreneur is a new entrant in international market and she is not aware about the market condition in host country and taste and preference of the customer. भाई, आप जिस कंट्री में जा रहे हो या कोई भी एंटरप्राइज को डेवलप कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उस कस्टमर की नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, वेदर दे लाइक योर प्रोडक्ट और नॉट. जिस आइडिया से आप आए हो, जिस प्रोडक्ट को आप डेवलप करना चाहते हो, वेदर द मार्केट वेलकम्स यू और नॉट. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चेक करना कि लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है. Lack of network influences. Network with established business companies make it easy for the entrepreneur in the new market. देखिए, अगर आप एक डोमेस्टिक कंट्री में वर्क कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप इंटरनेशनल अपने एंटरप्राइज को लेकर जाओ तो आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स होनी चाहिए, लाइक जो आपकी हेल्प कर सके. फॉर एग्जांपल, आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके, आपको बता सके कि ये मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेवलपिंग नेटवर्क व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर एंटरप्राइज इन सच अ बिग लेवल, राइट. तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ आपकी जान पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अगर वो नहीं है तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. फाइनेंसिंग प्रॉब्लम. एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, बैंक होते हैं, वो भी ना हिचकिचाते हैं ऐसे मतलब फंड्स देने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस को, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ह्यूज रिस्क, राइट. तो क्योंकि कुछ कंट्रीज शायद उनके प्रोडक्ट को डिमांड ना करें, राइट, और क्या उनका प्रोडक्ट जो है, जो उनका एंटरप्राइज है, वो लॉन्ग रन में चले या ना चले, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी फंडिंग नहीं करते, राइट. टैरिफ बैरियर. टैरिफ मीन्स ड्यूटी लीव्ड बाय द गवर्नमेंट. देखिए, जब आप कोई भी प्रोडक्ट जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो बीच में उन पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगती है, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट जो है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है. फिर कस्टमर जो है उसको नहीं परचेज करते, तो वो भी एक ड्रॉबैक है. Technical barrier. These basically refers to a country policy relating to that enter into a foreign market that have to go through certain test for authentication. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर आपने एक सर्टेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो उसको अलो नहीं करती. शायद वो उनके लॉ में जो है वो उस चीज़ को कंट्री में लाना अनलॉफुल हो या अनएथिकल हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी कंट्री के साथ डील करना चाहते हैं तो एक बार आप उनकी लॉ को, उनकी पॉलिसीज़ को जान लें, राइट. Cultural barrier. An entrepreneur is the new entrant in the host country and he or she may not be aware about the language, education, tradition. देखिए, अगर आप बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत सारे बैरियर आना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जिस भी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की वैल्यूज़, वहाँ के बिहेवियर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको एक रफ़ आइडिया मिल सके कि जो कस्टमर है वो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे आपके प्रोडक्ट को लेकर या आपके कुछ सर्विसेज को लेकर जो आप रेंडर करना चाहते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now, what do you understand by international entrepreneurship and explain the significance of it, right? तो फर्स्ट है कि इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर इज द प्रोसेस वेयर एन एंटरप्रेन्योर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी across the national boundaries. It may consist of exporting, licensing, opening sales office in another country, right? The young field of international entrepreneurship is rapidly expanding in scope and complexity, and increasingly more companies across the world compete to gain a large global market share and attract consumer both at home and abroad.
ये बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अक्रॉस द कंट्री अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं, जिनकी फ्रेंचाइजी अक्रॉस द वर्ल्ड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। ऐसे लोगों को बहुत बड़ी मार्केट भी मिल जाती है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, और बहुत सारे कस्टमर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, अगर कोई डोमेस्टिक जो एंटरप्राइज है वो विद इन द कंट्री रहकर वर्क करती है तो वो उनके जो प्रोडक्ट है उनको ऑर्डर नहीं कर पाते। सो बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे कस्टमर जो है अनअवेयर रह जाते हैं आपके प्रोडक्ट से। लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज हो तो आप ईजिली अपने प्रोडक्ट को नीडी कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, राइट। Significance of international entrepreneurship. International entrepreneurship is beneficial if sales of company are declining in domestic market. They can sell product in international market considering demand for product in another country. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी सेल्स ओनली विद इन द डोमेस्टिक मार्केट नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं और हैवी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। Entrepreneur can sell their product in foreign market which have reached the maturity stage of their life cycle in domestic market. अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर डोमेस्टिक मार्केट में जो नीडी कस्टमर वो सब आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद चुके हैं और फिर भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो आप उन प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में भी उतार सकते हैं इफ़ यू आर हैविंग एन इंटरनेशनल entrepreneurship, right. Companies which are incurring high level of fixed cost can lower their manufacturing cost by spreading these fixed cost over long number of units. आप बहुत ज़्यादा सेल करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, जिससे उसको आप एज अ कोस्ट जो है अपने अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खड़ी कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट यानी प्लांट्स, मशीन्स, नई फार्म्स, फैक्ट्रीज लगा सकते हो, जिससे आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो सकता है, राइट। एंटरप्रेन्योर कैन इम्प्रूव देयर entrepreneurial competitiveness and enhance the reputation. तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की डीलिंग जो है वो एक इंटरनेशनल स्तर पर करते हैं, जिससे जो उनकी ग्लोबल एक ब्रांड सेटअप होती है। क्योंकि जो अब उनके प्रोडक्ट है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही डील नहीं हो रहे बल्कि इंपोर्ट और बाय एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो कस्टमर है उनके पास भी जा रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर इन प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग फॉरेन कस्टमर हैज़ टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एज पर द क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस बाय देयर एंटरप्रेन्योर विल नॉट ओनली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट बट ऑल्सो इन नेशनल मार्केट। इट्स वेरी कीन फॉर द एंटरप्रेन्योर कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो फॉरेन कस्टमर को पसंद आने के साथ साथ उनके खुद के डोमेस्टिक मार्केट वाले कस्टमर को भी पसंद आने चाहिए, राइट। तो उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस टीचर्स एंटरप्रेन्योर हाउ टू कल्टिवेट हैबिट ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट तभी डेवलप होगा जब वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे बाय वे ऑफ डिस्काउंट, बाय वे ऑफ गिविंग देम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बाय वे ऑफ गिविंग देम सर्विसेज, रेंडरिंग देम सर्विसेज, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर्स कैन हायर मोटिवेटेड मल्टीलिंगुअल एम्प्लॉयज़। उनको ऐसी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए वो एम्प्लॉयज़ जो मल्टीटास्कर हो, जिनको जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलनी आती हो, जिससे कि वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोच सके, राइट, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर गोल। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। उसके बाद हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं यूनिट 1 की। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इकोप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा पिछली क्लासेस में हो गया है, तो हम सिर्फ इकोप्रेन्योरशिप डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल इशू हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डिकेड्स। हम सब जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इशूज़ बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं हमारे इंडिया में, राइट। एवरीवन टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ सो दैट कमिंग जनरेशन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रीवियस जनरेशन्स एंड वी हैव नर्चर, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ समझना कि हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करके रखें कि सिर्फ हमारी आज की जनरेशन ही नहीं, आगे आने वाली जनरेशन्स भी इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। Applying entrepreneurial principle to resolve environmental concern is popularly termed as ecopreneurship. Initially, it was referred to as environmental entrepreneurship, which has over the year transformed into ecopreneurship. पहले जो हमारा ecopreneurship थे उनको हम environmental entrepreneurship के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका जो नाम है वो ecopreneurship हो चुका है, right? And entrepreneur business efforts are not only driven by profit but also by a concern for the environment is an ecopreneur. देखिए इनका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये अपनी जो सक्सेस है उसको मेजर करते हैं कि इन्वायरमेंट में ग्रोथ हो पाई है, सुधार हो पाया है जो उन्होंने एफर्ट्स पुट इन किए थे या नहीं, राइट।
ecopreneur different from conventional entrepreneur in that they also build bridges between environmental progress and market success। जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल entrepreneur से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इनका एजेंडा होता है इन्वायरमेंट को सेव करना। तो ये जो अपनी ग्रोथ है उसको पहचानते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रोग्रेस हुई है, दैट मीन्स दे हैव डन समथिंग गुड, और या उनकी भी प्रोग्रेस हुई है, राइट। उनकी प्रोग्रेस तभी होगी जब इन्वायरमेंट में सुधार आएगा, जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे या जो ऑपरेशन सेटअप किए थे या जो एक्टिविटीज़ की थी उनसे इन्वायरमेंट में फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, दैट ओनली मीन्स कि हाँ वो सक्सेस रेट पर है, राइट। उसके बाद आते हैं ड्राइवर्स ऑफ इकोप्रेन्योरशिप। टू प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इन्वायरमेंटल अवेयरनेस देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अदरवाइज टू सेफगार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जनरेशन्स टू कम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की, वो थोड़ी सी कम करो, बिकॉज इट्स बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कम कर दे तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उसमें थोड़ा सा सुधार आए, राइट। New and innovative eco-friendly technologies have a greater scope of sustainability in long run than gap filling arrangements। देखिए आप इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, जैसे कि सोलर प्लांट्स, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेफ रहेगा। जुडिशियल यूज़ ऑफ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज इज़ अ प्री रिक्विजिट टू फाइट क्लाइमेट चेंज। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी लॉफुल तरीके से ही यूज़ हो, जिससे कि हम आगे आने वाली क्लाइमेट की जितनी भी सिचुएशंस हैं उनसे डील कर सकें। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोप्रेन्योरियल बिजनेस। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही बहुत ज़्यादा जो हमारे इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट, टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर एंड व्हाई इज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 में देख चुके हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन 14 था वो भी यही था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो इंपॉर्टेंस तो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए कल्चरल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइज क्रिएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट प्राइमरी टारगेट आवर टेस्ट इन फैशन एसेसरीज मूवीज़। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो ह्यूमन एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं, वेदर फ्रॉम फिल्म्स, वेब सीरीज़, म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स, राइट। तो ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। फ्यू कल्चरल सेक्टर्स हैव विटनेस सस्टेनेबल ग्रोथ। अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं वेब सीरीज़ देखना, म्यूज़िक, और बहुत ज़्यादा लोग गेमिंग में भी जाने लगे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हुई है, राइट। इंडियंस आर ऑल्सो नोन टू बी फूड लवर एंड डिफरेंट क्यूजाइंस हैव पेव्ड देयर वे। जो हमारी फूड एंटरप्रेन्योर हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, बिकॉज नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया वाले लोग, यानी जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर है वो भी आकर हमारे इंडिया में जो फूड इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप कर रहे हैं, राइट। सो हाउएवर फ्यू अदर सेक्टर्स लाइक पब्लिशिंग, एनिमेशन, कॉमिक्स और गेमिंग हैव सीन अ स्लोअर ग्रोथ। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉमिक्स इंडस्ट्री है, ये भी धीरे धीरे ग्रोथ पर आ रहे हैं। With the growth of nuclear families and urge to meet recreational demand of customer, big brand of developed countries are making huge profit from Indian customer base। जैसा मैंने आपको कहा था कि क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों की और कस्टमर की एक तरह से बहुत अलग अलग नीड है। तो उसका फ़ायदा सिर्फ यहाँ की डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज ही नहीं बल्कि फॉरेन एंटरप्राइज भी फ़ायदा उठा रही हैं यहाँ पे अपनी कंपनीज़ को सेटअप करके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस और कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलप डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैव सीन वेरियस एंटरप्रेन्योर जनरेटिंग ह्यूज कस्टमर बेस इन इंडिया एंड अब्रॉड विद गवर्नमेंट बैकिंग इन टर्म्स ऑफ सीड कैपिटल, टेक्निकल हेल्प एंड मार्केटिंग हेल्प। नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया बट आउटसाइड इंडियन एंटरप्राइज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं खादी इंडस्ट्री से, विच इज़ अ वेरी गुड फाइबर। तो इसलिए वो भी इस चीज़ को या इस चीज़ से फ़ायदा लेने के लिए एक तरह से हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया का या हमारे इंडिया की जितनी भी एंटरप्राइज है उनका एक कस्टमर बेस जो है वो डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, राइट।
Cultural entrepreneur identify the scope of rich culture heritage of a country and nurture it for financial gain and overall development, right? They produce new product and services, or alternative they penetrate new market with their existing line of less known product. ये जो कंपनीज है या ये जो इंडस्ट्रीज है ये उन प्रोडक्ट में डील कर रही है विच आर नॉट द सेम लाइन, मतलब वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं उसमें तो बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट हैं ही, बट दे ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, राइट? तो न्यू प्रोडक्ट्स भी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू मार्केट में घुसने के लिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक न्यू मार्केट सेटअप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, राइट? सो देयर आर वेरियस सक्सेसफुल एग्जाम्पल, जैसे हल्दीराम का फूड बिजनेस है या ओम बुक्स है, राइट? उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु आर टेक्नोपेन्योर्स एंड ब्रीफली डिस्कस टेक्नोपेन्योरशिप प्रोसेस। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी, वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो एक बार ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। टेक्नोपेन्योरशिप रेफर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू टेक्निकल इनोवेशन। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल टुगेदर गिव्स बर्थ टू टेक्नोपेन्योरशिप। जिनके टेक्नोपेन्योरशिप एंटरप्राइजेस के दो मेन पिलर होते हैं। पहला टेक्नोलॉजी बनाना और उस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ नई इनोवेशंस करना। सो इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर, जैसे कि एप्पल है, IBM है, राइट? हु डिस्ट्रॉय द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बाय क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय एक्सप्लॉइटिंग न्यू रॉ मटेरियल। ये वो लोग होते हैं जो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उन न्यू प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए न्यू रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट? सो दीज पर्सन्स आर इनटू द कोर बिजनेस इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये लोग जो है टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे हमारा एप्पल है या फिर गूगल है। एडवांटेज ऑफ टेक्नोपेन्योरशिप, अगर ये आपसे एडवांटेज पूछा जाए देन आपको लिखनी है, राइट? मेकिंग द बिजनेस प्रोसेस सिंपल एंड ईजियर, क्योंकि अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उनके बिजनेस ऑपरेशंस ईजी हो जाते हैं। सिंपल एंड फास्टेस्ट वे टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज द प्रोडक्ट। जो कस्टमर है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी से, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि उनका जो काम है वो ईजी हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मार्केटिंग है उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, उनके प्रोडक्ट की जो बिक्री है या सेल्स है वो खुद दिन पे दिन जो है ग्रोथ होती रहती है। मैक्सिमाइज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स और रेवेन्यू गेन होते हैं। क्रिएटिंग मोर इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी, स्टोरिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो वो जो है एक जगह स्टक नहीं रहते, वो अपने प्रोडक्ट्स में ऑन डेली बेसिस जो हैं कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते रहते हैं, जिससे जो कस्टमर है उसके एक्सपेक्टेशंस को वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ा सके, जिससे कि लोग उनसे और एक्सपेक्ट करें और वो और प्रोडक्ट्स बनाएं और जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके बाद जो टेक्नोपेन्योरियल प्रोसेस है उसके 8 स्टेप्स है। पहला है आइडिया जनरेशन। पहले तो जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। नॉट ओनली हिम बट उसकी जो टीम है वो भी इसमें एफर्ट्स करती है। फिर जब उनके पास 7 to 9 आइडियाज़ आ जाते हैं फिर वो आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं। भाई वो देखते हैं कि कौन से आइडिया उनके फिजिबल है और कौन से अनफिजिबल है। ऐसे आइडिया फिजिबल इन द सेंस कि कौन से आइडिया सक्सेस रेट जिनका ज़्यादा है वो आइडियाज़ रखते हैं और उनके साथ ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, उसके बाद वो मार्केट में जाके कस्टमर सर्वे करके आते हैं कि भाई जो जिस आइडिया से हमने इस प्रोडक्ट को बनाने की शुरुआत की है क्या वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अगर उनको लगता है कि मोर देन 50% कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट के लिए येस कहते हैं तभी वो उस चीज़ की प्रोड्यूसिंग करना शुरू करते हैं। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस, क्योंकि अब एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो बिजनेस के सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएट इन द सेंस की चेंज किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई जाती है उस न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग मतलब होता है प्रोटोटाइप एक मॉडल होता है एक रियल प्रोडक्ट का ही। वो इसलिए बनाया जाता है जिससे एक बार उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर ली जाए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो वो वहाँ की जो टेस्टिंग टीम होती है वही चेक करती है। उसके बाद आता है टेस्ट मार्केटिंग। वंस वो टेस्ट कर लेते हैं फिर वो अपने, ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट की ही सप्लाई कर देते हैं, वो फॉर एग्जांपल 1000 प्रोडक्ट जो है मार्केट में भेज देते हैं और हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट के कुछ पीसेस ही अभी आए हैं मार्केट में। तो फिर हम देखते हैं कि कस्टमर जो है उसकी डिमांड करता है या नहीं। अगर एंटरप्राइज को लगता है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, उसके बाद वो कमर्शलाइजेशन वाला स्टेप उठाते हैं जहाँ पे वो अपने
और सप्लाई जो है मार्केट में रियल प्रोडक्ट्स की करने लगते हैं, जिससे उनको फाइनेंशियल गेन होता है और सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। जब जो है कस्टमर उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स जो है और डिमांड करने लगते हैं, तो उस हिसाब से फिर अगेन वो बिजनेस ऑपरेशन जो है स्टार्ट होते हैं, राइट। तो ये आपके जो है स्टेप्स है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाई डू वी नीड इट। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है पिछली क्लासेस में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिव बिहेवियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर एंड हाउ शुड ही फेस दीज चैलेंजेस। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी हमारा हो चुका है क्वेश्चन। डिस्क्राइब्स द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई वो कौन से फैक्टर्स है जो एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो भी हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछली वीडियोस में। ब्रीफली डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। और डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ नीडेड फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, ये वाला क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हमारी जो है यूनिट 1 वो पूरी कंप्लीट होती है, राइट। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।